हाउसबिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ENG 512 का लेक्चर नंबर 18। लेक्चर 17 तक कंप्लीट डिटेल के साथ पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन लेक्चर्स में किसी किस्म का भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो, तो आप जो है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकती हैं। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप लिंक मेरा ज्वाइन कर लें। किसी किस्म का मसला है BU के हवाले से, LMS के हवाले से, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेक्चर 18 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नाम है अदर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द लैंग्वेज मिक्सिंग, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 96 से 100 तक जो है कवर करेंगे। टॉपिक से नेम हमारे पास दिए गए हैं: रिसर्चिंग बाइलिंगुअलिज्म, रिसर्च आइडेंटिटी, रिसर्च इश्यूज, एग्जाम्पल्स, इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च आइडेंटिटी। इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ द रिसर्च इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट अफेक्ट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। इसमें हमें कहा जा रहा है कि रिसर्च की शनाख्त पर जो होता है, जो उसकी आइडेंटिटी पर जो होता है, वो बहुत अहम होती है हमारे लिए, क्योंकि उसका असर पड़ता है, किन चीज़ों पर असर पड़ते हैं। एक ही रिसर्चर्स की जो एम और ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है। उसके बाद रिलेशनशिप पर जो है बहुत असर पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास रिसर्चर्स के मेथड्स होते हैं और थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो उनके नज़रिए होते हैं, उनके इंतखाबात पर जो है वो बहुत गहरा असर पड़ता है रिसर्चर्स की आइडेंटिटी का। आगे फिर हमें कहा जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जो हम दूसरे लोगों की जब रिसर्च को पढ़ते हैं तो हम जो है अक्सर इस बात का ख्याल नहीं रखते कि रिसर्च करने वाला कौन है, और अक्सर जो है वो रिसर्च की रिपोर्ट में जो है वो तहकीक करने वाले को मुकम्मल जो है आइडेंटिफाई भी नहीं लिखा जाता कि इसका लिखी किसने है ये रिसर्च। उसके बाद हमारे पास बाइलिंगुअल स्पीकर्स का जिक्र किया गया है कि बाइलिंगुअल स्पीकर्स और मोनोलिंगुअल स्पीकर्स। अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो है हम दो ज़बानें बोलते हैं, यानी कि बाइलिंगुअल स्पीकर्स के बारे में जो है वो तहकीक करते हैं, तो हमें मुतज़ाल बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि इज़ द रिसर्च मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल और मोनोलिंगुअल। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या जो है वो रिसर्च करने वाला खुद एक मोनोलिंगुअल है या बाइलिंगुअल है, और वो जो है वो रिसर्च के लिए मुनासिब लैंग्वेज जानता भी है या नहीं जानता। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है कि रिसर्च करने वाले की नेशनैलिटी और उसकी इथनिक और ओरिजिन क्या है, यानी कि उसकी जो इथनिक पहचान है वो क्या है। नंबर 3 है कि क्या रिसर्च करने वाला मेल है या फीमेल है। उसके नंबर 4 हमारे पास आता है कि रिसर्च करने वाले की एज ग्रुप क्या है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है नंबर 5 कि रिसर्च करने वाले की जो एजुकेशनल लेवल है वो क्या है। रिसर्च करने वाला जो है वो किस डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड क्या है कि लिंग्विस्टिक है, यानी कि उसको लैंग्वेज का इल्म है या नहीं। साइकोलॉजी तो नहीं है, न्यूरो साइंस हो गया, स्पीच से थेरेपी होगी, उसके बाद सोशियोलॉजी होगी, एजुकेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और सबसे अहम बात है इसका जो है वो दो ज़बानें बोल रहे हैं, यानी कि बाइलिंगुअलिज्म के बारे में जो है उसका नज़रिया क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव सोच रखता है या नेगेटिव सोच रखता है। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखें तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अब तक जो हमने किताबें और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर थी, ठीक है, यानी तहकीक जो हमारे पास मौजूद है, उनमें से ये बात जो है वो बहुत कम लिखी गई है कि तहकीक करने वाले की जो लैंग्वेज की पहचान है, लिंग्विस्टिक जो बैकग्राउंड है और उसकी जो है वो ज़बान जानने की जो सलाहियत है, यानी कि कंप्यूटर्स जो है वो तहकीक में शामिल लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप और उनकी जो लैंग्वेज बिहेवियर पर जो है वो क्या असर डालती है। हालांकि ये बात जो है वो सब मानते हैं कि अगर तहकीक करने वाले की लैंग्वेज जानने की जो कंप्यूटर्स होगी, उसकी जो सलाहियत होगी, वो तहकीक में शामिल लोगों जैसी ही हो, तो तहकीक का काम जो है वो डेटा कलेक्शन ज़्यादा आसान और कामयाब होता है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि अगर तहकीक करने वाले को जो है उस ज़बान पर मुकम्मल जो है वो नेटिव कम्पीटेंस हो, यानी कि उसको मुकम्मल अबूर हो, तो वो तहकीक में बहुत ज़्यादा जो है बारीक, यानी कि माइन्यूट और छोटी छोटी ज़बान की बातें जो होती हैं, और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो है वो लैंग्वेजेस जो आम ज़बानी यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज जैसी नहीं होती। फिर कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास जो है नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज वैराइटीज़ होती है, इनको भी जो है वो पहचान सकता है और समझ सकता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या है कि फ्रुडकिल 1974 के नाम की जो हमारे पास तहकीक ने भी यही बात लिखी है। इस पैराग्राफ देखें तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि रिसर्च करने वाले लोगों में जो है वो कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके पास जो है दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो कम्पिटेंस होती है, महारत होती है, यानी जो दो ज़बानें बोलने वाले का रवैया और तरीका जो है वो समझ सके।
आगे फिर कहा जा रहा है कि स्टडीज़ करने वाले जो होते हैं खुद उन लैंग्वेजेस के जो है वो नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, यानी कि उन लैंग्वेजेस के माहिर नहीं होते जिन पर जो है वो तहकीक कार्य होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर जो है वो किसी रिसर्चर्स के पास जो है अच्छे पैसे, यानी कि अच्छी जो है वो फंडिंग आ जाए, तो वो कुछ जो है वो टेम्परेरी असिस्टेंट्स रख लेते हैं जो हमारे पास डाटा इकट्ठा करने और उसका जो है एनालिसिस करने में जो है हमारी मदद देते हैं। यानी ये नहीं होता कि वो सारा जो है वो डाटा खुद ही कलेक्ट करती हैं, बल्कि वो अपनी टेम्परेरी असिस्टेंट्स रखते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब जो है अलग-अलग लोग डाटा इकट्ठा करें, तो वो अपने-अपने अंदाज़, अपने-अपने पर्सपेक्टिव से काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक ये जो है वो अलग-अलग अंदाज़ बाज़ दफ़ा मसला बना देते हैं, क्योंकि जो है वो फिर तहकीक के नतीजे, यानी कि फाइंडिंग को जो है वो समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। Sometimes, even if researchers with appropriate linguistic background is located, he or she may not be of the ethnic origin or nationality appropriate or necessary for the study. अच्छा, इसमें यही कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिसर्चर तो ज़बान का माहिर होता है, लेकिन वो उस कौम, यानी कि एथनिक ग्रुप या मुल्क, यानी कि नेशनैलिटी से जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखता जिस पर जो है वो तहकीक होती है। ये मसला तब ज़्यादा होता है जब एक ज़बान जो है वो मुख्तलिफ़ कौमों में, यानी कि एथनिक ग्रुप्स और हमारे पास रिलीजन वाले लोग जो है वो बोल रहे हों। मसलन उर्दू पाकिस्तान में भी बोली जाती है और इंडिया में भी, लेकिन दोनों जगह जो है वो कल्चर और अंदाज़ जो होते हैं वो हमारे पास अलग-अलग होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएँ तो यहाँ पे लिखा गया है कि द फैक्ट ऑफ एज, जेंडर, एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च ऑन द डाटा दैट ही और शी collects and ultimately analyze have been discussed extremely extensively by sociolinguistic Miller in 1987. बेसिकली इस पैराग्राफ में हम बता रहे हैं कि रिसर्चर्स की जो उम्र होती है, यानी कि एज, जेंडर और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड का असर जो होता है उस डेटा पर पड़ता है जो वो जमा करता है, और फिर जो है वो उसका एनालिसिस भी उसी हिसाब से जो है वो करता है। सोशियो लिंग्विस्टिक जो है वो इस मौजू पर बहुत उन्होंने बातचीत की है कि एक अच्छी रिसर्च होती है, एक सक्सेसफुल जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिसर्चर जो है वो अपनी तहकीक के माहौल को, कॉन्टेक्स्ट को जो है वो समझे। उसके बाद है कि मुश्किलात का मुकाबला करे और अपनी आइडेंटिटी, अपनी एटीट्यूड्स, यानी कि अपनी शनाख्त और रवैयों और जो उसके पास रिसर्च एजेंडा होगा, यानी कि तहकीक के मकसद के बारे में जो है वो ईमानदार हों। आगे चलें तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो इश्यू ऑफ डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि रिसर्च करने वाले जो हमारे पास रिसर्चर्स का जो है वो डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड, यानी कि उसका किस मौजू पर जो है माहिर होना है। ठीक है, डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड भी जो होता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर फील्ड का तहकीक करने का तरीका जो होता है हमारे पास मुख्तलिफ होता है। सोशल लिंग्विस्टिक में वाले जो हमारे पास क्वेश्चनाइज होते हैं, यानी सवालनामे होते हैं और इंटरव्यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइको लिंग्विस्टिक जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करते हैं, लिंग्विस्टिक वाले जो हमारे पास कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग करते हैं। मगर मसला ये है कि हर जो है टॉपिक वाले लोग जो है वो ज़बान, यानी कि लैंग्वेज के बारे में जो है वो एक जैसा नहीं सोचते, हर किसी की सोच जो होती है वो डिफरेंट होती है। फिर आगे बात करें कि एग्जांपल हमारे पास है कि साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो, यानी कि न्यूरो साइंटिस्ट कौन होते हैं, दिमाग के एक्सपर्ट होते हैं। वो लैंग्वेज को अलग-अलग जो है वो सिस्टम से समझते हैं, मगर लिंग्विस्टिक जो है वो ख़ास तौर पर सोशियो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की हद, यानी कि जो उसकी बाउंड्री को जो है वो फज़ी और मुश्किल जो है वो समझते हैं। फज़ी होता है हमारे पास धुंधला, ठीक है? जहाँ तक कि लिंग्विस्टिक भी जो है आपस में मुत्तफ़िक नहीं, ठीक है? कुछ कहते हैं कि लैंग्वेज और स्पीच जो हमारे पास अलग चीज़ें हैं, और कुछ कहते हैं कि ऐसा फ़र्क करना हमारे लिए बेकार है, यानी कि अननेसेसरी है और फ़ैलेशियस है, यानी कि हमारे पास जो है ये गलत है। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि हम लोग जो है वो इस पे इन दोनों को अलग-अलग चीज़ समझें। अच्छा, फिर हमें यही कहा जा रहा है कि कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि 2 लैंग्वेजेज़ बोलने वाले, यानी कि बाइलिंगुअल्स के पास जो है वो 2 अलग-अलग ज़बानों की ग्रामेटिकल सिस्टम्स होते हैं। और कुछ जो हमारे पास कहते हैं कि 2 लैंग्वेजेज़ बोलने वाले को जो है वो अलग-अलग सिस्टम होते हैं, अलग-अलग अपना निज़ाम होते हैं। यानी कि हर किसी की अपनी-अपनी रिसर्च और डाटा कलेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब निज़ाम कैसे अलग-अलग होते हैं कि जो किसी एक ज़बान के जो मोनोलिंगुअल नॉर्म्स जो हमारे पास होते हैं, जो मोनोलिंगुअल लैंग्वेज के असूल्स होते हैं, उनको जो है वो नहीं परखा जा सकता। इस तरह से कुछ लोग हमारे पास बाइलिंगुअल्स की रिसर्च को 2 अलग लैंग्वेजेस के तौर पर करते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये तरीका जो हमारे पास गलत है, फ्रूटलेस है, मिसगाइडेड है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी हर शोबे के लोग जो है वो लैंग्वेज के बारे में अलग-अलग राय रखते हैं, और 2 लैंग्वेजेस जो बोलने वालों पर जो है वो तहकीक करना आसान काम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के पे चलते हैं। परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड रिसर्च इज हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड द बाइलिंगुअलिज्म। बेसिकली इसमें हमें ये बता रहे हैं
रिसर्च करने वाले की आइडेंटिटी में सबसे अहम बात ये है कि वो 2 लैंग्वेजेज़ बोलने के बारे में जो है वो क्या सोचता है, ठीक है? ये सिर्फ़ जो है वो सोचने की बात नहीं, ये 2 लैंग्वेजेज़ आना अच्छी बात है या बुरी बात है, बल्कि ये भी कि यहाँ पे जो है वो सब्टल यानी कि बारीक और गहरा मामला है, ठीक है? इट मस्ट बी अ सब्टिल। फिर नेक्स्ट आ जा रहा है कि तहकीक करने वाले को जो रिसर्चर्स की हमारे पास सोशल पोजीशन हो गई, उसकी प्रोफेशनल पोजीशन हो गई और उसकी पर्सनल इंटरेस्ट भी इस सोच पर जो है वो असर डालती है। फॉर एग्जांपल कि किसी जो है वो कोई कुछ रिसर्चर्स जो है वो चाहते हैं कि रिसर्च में 2 लैंग्वेजेस बोलने वालों की जो है वो अच्छी सलाहियत है, यानी कि बेटर स्किल्स जो हैं वो सामने आएँ। वो तहकीक ऐसे तरीके से करते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आए। दूसरी तरफ जो है वो कुछ रिसर्चर समझते हैं कि सिर्फ एक ख़ास किस्म का जो हमारे पास बाइलिंगुअल पर्सन ही दुरुस्त है। फॉर एग्जांपल कि वो लोग मानते हैं कि जो लोग जो है वो दोनों ज़बानों में माहिर हो, यानी कि हाई प्रोफिशिएंसी उनकी हो, वो जो है वो लैंग्वेजेस के दरमियान आपस में कोड स्विचिंग नहीं करते। कोड स्विचिंग मतलब होता है कि बात करते वक़्त एक लैंग्वेज से जो है वो दूसरी ज़बान में तब्दील हो जाना है। उर्दू बोलते-बोलते आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। अच्छा, इनके नज़दीक जो है वो कोड स्विचिंग करना लैंग्वेजेज़ में जो है वो कमी, यानी कि लिंग्विस्टिक डेफिशिएंसी की जो है वो निशानी समझी जाती है। इसलिए जो है वो जब भी आप कोई रिसर्च पढ़ें तो ज़रूरी है कि आप जो है इस बात को समझें कि हमारे पास जो रिसर्चर्स है, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि इसकी सोच उसकी तहकीक के नतीजे पर जो है वो असर डालती है कि रिज़ल्ट क्या निकलता है। इस उसके बाद नेक्स्ट चलें कि यहाँ पे कहना है कि दिस लीड अस टू आवर सेकंड क्वेश्चन अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव व्हिच इज़ व्हाट डज़ एन एनालिस्ट वांट टू द फाइंड्स। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ दूसरा सवाल पैदा होता है कि तहकीक करने वाला दरअसल क्या जानना चाहता है, यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव उसका क्या है। अक्सर जब जो है हम कोई किताब या कोई तहकीक यानी कि रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि इस तहकीक करने वाले का जो हमारे पास बैकग्राउंड है, इसका पर्सनल इंटरेस्ट और इसकी बाइलिंगुअल पर्सन्स के जो 2 लैंग्वेजेस बोलने के बारे में उसका जो हमारे पास है एटीट्यूड क्या है। उसके बाद है कि हमारे पास ये बात क्लियर है कि हमारे पास सोशियो पॉलिटिक्स के नुक्ता नज़र से 2 लैंग्वेजेस बोलने वालों पर की गई तहकीक जो होती है वो कभी-कभी हमारे पास बिल्कुल जो है वो बाल फ्री नहीं हो सकती। बाल फ्री होते हैं हमारे पास, वैल्यू फ्री होते हैं हमारे पास कि बगैर किसी ज़ाती या हमारे पास जो है वो सोशली पॉलिटिकली जो है वो असर के। इसलिए जो है जो लोग हमारे पास तहकीक कर रहे होते हैं और जो लोग जो है वो तहकीक पढ़ रहे होते हैं, दोनों को ये समझना चाहिए कि एक रिसर्च के हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पर सोच और उसकी जो आइडियोलॉजी का जो है वो क्या असर होता है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड में जो रिसर्चर्स हमारे पास होते हैं, उनकी रिसर्च करने के मकसद भी अलग होते हैं, चाहे वो एक जैसी लैंग्वेजेस बोलने वाले हों, एक जैसे लोग हों या एक जैसे जो है वो उनके पास डेटा हो। वो जो है बेशक काम एक जैसा कर रहे थे, फिर भी उनकी जो होती है फाइंडिंग होती है, उनका जो रिज़ल्ट होता है वो मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि वो मुख्तलिफ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इनकी तहकीक के जो हमारे पास रिसर्च एजेंडा होगा, यानी कि उनके जो मकसद होंगे वो भी हमारे पास मुख्तलिफ होंगे। इस वजह से जो है वो मुख्तलिफ मकसद के लिए जो है मीडिया भी अलग होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें देखें कि अगर हम जो बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट की तहकीक करें, ठीक है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमारे पास क्या आती है कि पेरेंटल डायरी आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ आती है, चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है, एंड कन्वर्सेशन आती है, स्टैंडर्ड टेस्ट आते हैं एंड चेक लिस्ट आती हैं। इनके बारे में जो है हम लोग तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके उसके बाद अगर हम जो लैंग्वेज के बारे में लोगों की लैंग्वेज एटीट्यूड देखें तो उसमें हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स है का इंटरव्यू का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखना चाहें तो उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ ही हमारे पास है कि देयर इज़ नो वन मेथड दैट इंट्रिंसिकली बेटर देन अदर। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कोई एक ऐसा तरीका नहीं, जो कोई एक ऐसा मेथड नहीं जो सबसे बेहतर हो, यानी कि गुड गुड मेथड वो होता है जो हमारे पास जो है रिसर्च एजेंडा के लिए ठीक हो और तहकीक के जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उसका जो है वो सही जवाब दे सके। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास जो स्टाइल ऑफ रिसर्च है हमारी, जैसे कि हमारे पास इथेनोग्राफिक होगी, एक्सपेरिमेंटल हो गए, सर्वे हो गए, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होगी और उसके अलावा टूल्स हमारे पास जो हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चनाइर्स, इंटरव्यू, टेप रिकॉर्डिंग होगी, टेस्ट हो गए, एटीट्यूड स्केल्स हो गए। इन सब के पीछे भी हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और फिलॉसफी ऑफ नॉलेज जो है वो छुपा हो सकता है। उसके बाद हम लोग पर्सपेक्टिव डेमोग्राफी की बात करें तो कह रहे हैं कि सर्वे जो हमारे पास अक्सर होते हैं वो पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी सोच रखते हैं, मतलब सबकी राय जो है वो शामिल होती है। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर कंट्रोल पर जोर देते हैं। इथानोग्राफिन ऑब्जर्वेशन में जो है इंसान को पूरे तौर पर होस्टेलिक व्यू जो है वो देखा जाता है।
उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में जो गिनती और नंबर पर डिपेंड होती है। क्वांटिटेटिव स्टडी वो होती है इंसान को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में वेरिएबल्स में जो है बांट देती है। फिर आगे है कि टेप रिकॉर्डिंग और उनकी मुकम्मल जो हमारे पास तहरीर होती है यानी कि डिटेल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास मिरर रिफ्लेक्शन होती है, हकीकत का आईना बनने की जो है वो कोशिश करती है। जबकि इन डेप्थ इंटरव्यू और उनके हमारे पास जो क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं वो हकीकत को अपनी एक ख़ास शक्ल यानी कि पार्टिकुलर वर्जन में जो है वो पेश करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पैराग्राफ आता है, लास्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि कुछ जो रिसर्चर्स होते हैं ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास एक डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड जो ख़ास टॉपिक्स पे डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड अब कौन-कौन से होते हैं जैसे हमारे पास कॉग्निटिव साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब से जो है होते हैं। ये लोग 2 लैंग्वेजेज़ बोलने वाले हैं, बाइलिंगुअल स्पीकर्स पे जो है वो रिसर्च करते हैं लेकिन उन्हें दरअसल 2 लैंग्वेजेज़ बोलने में जो है वो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। बस वो सिर्फ रिसर्च कर रहे होते हैं, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो है वो थ्योरेटिकल मॉडल्स यानी कि नज़रिए वगैरह और वैलिडेशन यानी कि उसको साबित कर सके, ठीक है? थ्योरेटिकल मेथड्स को जो है वो साबित करें, वैलिडेट कर सकें या किसी और मकसद अदर पर्पस और कंटेक्स्ट के लिए जो है वो तहकीक कर रहे होते हैं। मतलब उनका अपना इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो 2 लैंग्वेजेस बोलते ही बोलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसी रिसर्च की कुछ फाइंडिंग्स यानी कि कुछ कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोलने वालों के बारे में दिलचस्प और फ़ायदेमंद हो सकती है, मगर हमें जो है इन रिजल्ट्स के इन जो रिसर्च होगी उनके रिजल्ट को बहुत एहतियात से के टाइम से जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका तरीका कार जो है मेथोडोलॉजी जो है वो ज़्यादातर ऐसे एजेंडाज के लिए होता है जिनका जो है वो 2 लैंग्वेजेस बोलने से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। मतलब वो खुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो लैंग्वेजेस बोलें, लेकिन जो है वो उस चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। इसलिए जो है ऐसे रिसर्च को जो है वो समझ कर एहतियात से पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ENG 512 का लेक्चर नंबर 18। आई होप सो आप लोगों के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। लेक्चर को जो कंप्लीट पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आए। जब आप लोग काट काट के देखते हैं तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बीच में मिस हो जाते हैं। आई होप आप लोगों के लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।